आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, जो कि सीनियर नेचुरोपैथी कंसल्टेंट हैं, रेकी हीलर हैं, एक्यूप्रेशर हीलर हैं और लगभग 22 साल का इनका नेचुरोपैथी में एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ एक दूरदर्शन का कार्यक्रम आता है सेहत आपकी, उसमें आप फीचर्ड हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैम। नमस्कार ईशा जी, धन्यवाद आपको, क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा या प्रकृति को प्रमोट करे वो बहुत सुंदर कार्य कर ही रहा होता है, तो इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। मैम आपको भी धन्यवाद। आप 22 साल से इस क्षेत्र में हैं और अग्रणी महिला के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ये कार्य कर रही हैं, लोगों को बहुत हेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं। ये अपने आप में बड़ा नोबल काम है। तो इट्स वेरी नाइस टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। नेचुरोपैथी की जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बताना हो तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? नेचुरोपैथी कोई पैथी नहीं है, हमारी जीवन शैली है। जैसे हम पहले जीवन जीते चले आ रहे थे, उसमें हमारे बेयरफुट चलना भी था, समुंदर में स्नान भी था, बहुत सारे अपने यज्ञ और बहुत सारे अपनी जो जीवन शैली थी, दिन भर की एक्टिविटीज, उसमें नेचर शामिल था। अभी जो जीवन शैली है उसमें नेचर नहीं है। हम क्लोज इन्वायरमेंट में और भाग रहे हैं, हमें ना नहाने का वक्त है ना खाने का वक्त है। ऐसे समय पे हमें उसे जीवन पद्धति बनानी पड़ी, तो हम उसको इस तरीके से आपके पास लाए कि हम उससे चिकित्सा कर सकें आपकी। तो अभी वो हमारी समय की ज़रूरत है। धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी कि हम उसी से ठीक हो जाएं। अगर हम पानी से ठीक हो सकते हैं तो हमें क्यों दवा खानी है? अगर हम मिट्टी से ठीक हो सकते हैं, अगर हम भोजन सुधार से ठीक हो सकते हैं, अगर हम जीवन शैली में परिवर्तन से ठीक हो सकते हैं, तो ये रूट लेवल पे है ना। अगर हम इजी गोइंग रास्ता ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, जो बढ़ती जाएगी और हमें इजी होकर के प्रॉब्लम अब क्रॉनिक बन जाएगी और हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हम गलत कहाँ पे थे। राइट, तो इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि नेचुरोपैथी सिंपल नेचुरल वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल, अगर आप प्रकृति से अपने आप को अलाइन कर लें और प्राकृतिक तरीकों से आप उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दें अपने जिंदगी में, तो यू कैन लीड अ हेल्दी एंड गुड लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। अच्छा, शुरू से तो कभी किसी की प्रेरणा नहीं होती है इन चाइल्डहुड या किसी टाइम में कि आप नेचुरोपैथिस्ट बनेंगे या क्या बनेंगे। स्पेशली नेचुरोपैथी में आने की या नेचुरोपैथिस्ट कंसल्टेंट बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम? वैसे तो मैं 6th क्लास से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, और वो भी सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट। बट जब CPMT इंटर के बाद दिया तो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले हमें, और आज हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि नहीं मिले। और अचानक ही चिकित्सक तो बनना ही है, डॉक्टर बनना था। तो गोरखपुर में एक स्कूल है, गोरखपुर नेचुरल थेरेप्यूटिक्स, ये विठलदास मोदी जी का 60 ईयर्स पुराना है। सौभाग्य से वहाँ जाना हुआ और मुझे मेरी ज़िंदगी बदली हुई सी नज़र आई। मुझे लगा कि हम एक नई दिशा हमें वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, ये क्यों नहीं। एक कभी कभी ऐसा लगा शुरू में कि मैं तो साइंस एड स्टूडेंट हूँ, ये तो मतलब कोई भी कर ले रहा है नेचुरोपैथी, क्योंकि ये जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। लेकिन जिस तरह से मैंने उसको समझा और वैज्ञानिक तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में मैं उस बात को रखती हूँ बहुत मजबूती से, तो मुझे लगता है कि सच बात है। साइंस साइड को जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन रहता है, आपकी बॉडी का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की नॉलेज रहती है, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ पाता है, समझा पाता है, और वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक बन पाता है। तो सब चीज़ें ऐसे ही हैं। सौभाग्य से वहाँ जाना हुआ और मुझे लगा कि अब यही दिशा है और हमें इसी को मतलब आगे ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर अद्भुत तरीके से हर तरीके का मरीज ठीक हो रहा था, हर तरीके का। मतलब साइकोसोमेटिक डिसीजेस तो थी ही, साइकोलॉजिकल पेशेंट था, डिप्रेशन भी था, स्किन डिजीज़ के बड़े बड़े क्रॉनिक इलनेसेस थे, जहाँ पर वो सिर्फ धूप, हवा, मिट्टी, पानी का इलाज, मिट्टी का लेप हो रहा है, सर्वांग मसाज हो रही है, या भाप स्नान के टब हैं, या पानी में बिठा रहे हैं, और भोजन को एकदम रॉ काइंड ऑफ दे रहे हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ कि कुक्ड एक ही बार दे रहे हैं। तो वैसी चीज़ों से वो एकदम अद्भुत तरीके से ठीक हो रहा था, कुछ करना ही नहीं था। तो वो नियर टू नेचर ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और मोबाइल वगैरह नहीं है, तो आप सात्विक जीवन शैली अपना रहे हैं। तो जैसे ही आप नियर टू नेचर रहते हैं, हर तरीके से मन और तन, आप ठीक होने लग जाते हैं। राइट, ग्रेट। अच्छा, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है या कोई रोगी आता है आपके पास किसी भी समस्या को लेकर, वो क्रॉनिक हो, वो नॉर्मल हो, तो उसको आप हील करने के लिए मतलब किस तरह से, क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या आपका तरीका होता है उसको हीलिंग करने का?
पहली बात तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय देती हूँ। मैं ना तो उस चिकित्सकों की श्रेणी में जाना चाहती हूँ कि जो बहुत बड़ी कंसल्टेशन लेके एक मौका भी नहीं देते बात करने का, तो वो व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना भी बोलना चाहे, पहली बार में मैं सिर्फ सुनती हूँ, दूसरी बार शायद मैं उसको बोलने ना दूं, लेकिन पहली बार मैं पूरा सुनती हूँ उसको, और उतनी देर में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस है, या एक्चुअली फूडिंग हैबिट दिक्कत में है, या वो ईगो बहुत है उसके अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं है, या एक्चुअली फूडिंग हैबिट इतनी ख़राब है, गट हेल्थ प्रॉब्लम में है, तो कहाँ पर कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और नेचुरोपैथी में कहते हैं कि आप सिर्फ बॉडी को देख करके पता लगा लेते हैं कि टॉक्सिन्स कहाँ हैं। तो बात करने के बाद तो हमें पता ही चल जाता है कि जो टॉक्सिन्स है उनका एक्युमुलेशन कहाँ पर है, गट में ज़्यादा है कि नर्वस सिस्टम में ज़्यादा है कि ब्रेन में ज़्यादा है, कहाँ पर है। तो हमें उसको किस तरह से ठीक करना है, क्लीनिंग करनी है किस लेवल पे, वो पता चल जाती है। तो रूट लेवल पे हम उसको पता लगा लेते हैं। उसके बाद चिकित्सा आरंभ होती है कि किस तरह की चिकित्सा ज़्यादा करनी है, किस तरह की कम करनी है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन होता है लाइफस्टाइल प्लस थेरेपीज? एग्जैक्टली। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक कर ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। फिर कभी कभी हमें थेरेपीज ऐड ही करनी होती हैं, क्योंकि अगेन हमने कहा कि थेरेपी कुछ और नहीं है। जब आपको हमने कहा कि नहाने को समय दीजिए, आपके पास समय नहीं, आप भाग रहे हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको नहला भी देंगे। हम अच्छा, आपको तो नहाने की बात हुई तो थोड़ा बहुत बताइए कि किस टाइप के, जो आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, 12-12 घंटे एक केबिन में बैठ के काम कर रहे हैं, स्टैटिक पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके हिसाब से ऐसे नहाने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंक्लूड कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो जैसे मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ड्राइंग रूम से ज़्यादा अपने बाथरूम को भव्य कीजिए, उसमें पैसा लगाइए। तो आपके बाथरूम में एक आपका नहाने का टब होना चाहिए, वो बहुत काम का है। क्योंकि हमारी जो गट है या हिप एरिया है वो हीटअप है हर वक्त। हमारा जो स्नान है वो पैरों से शुरू होना चाहिए था, अभी ऊपर से शुरू हो रहा है। हम इतनी जल्दी में होते कि ध्यान ही नहीं जाता, हमने शावर खोला और हम उसके नीचे आ गए और हम इसी से निकले। पहले बॉडी को वार्म करना है, तब ताजे पानी का स्नान करना है, राइट? तब तो ताजगी आएगी। हमारा शरीर गर्म नहीं है, ठंडा है, और ठंडे पानी से हम नहा रहे हैं और वो भी सर पे सीधे पानी जा रहा है। पहले आप चल के जाते थे, बॉडी वार्म थी, फिर आप धीरे धीरे पैरों से पानी में डिप होते थे, फिर आपका जो लोअर बैली एरिया है उसमें आप रहते थे पानी में, और फिर आप अपनी बॉडी को रब करते थे, फिर आप डुबकियां लगाते थे, फिर सूर्य को जल देते थे। ये जो प्रोसेस है नहाने का, ये आप समझो ना, ये ही हीलिंग कर रहा है, और हम एकदम इसके अगेंस्ट हैं। तो जब हम बाथ टब रखेंगे, जब हम एक बकेट में पैर डाल के कभी बैठें, कभी हम हिप एरिया को टब एक ऐसा हो जिसमें हिप एरिया हमारा अंदर हो, पैर बाहर हो, तो जो हमारा कटी प्रदेश है जहाँ पे हमारे सारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उसमें जो हीट है वो वैसी ही है, क्योंकि हम पानी के अंदर जाके स्नान नहीं कर रहे। तो वो जो एरिया, जो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो वहीं से शुरू होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, बिल्कुल वो ठीक है, गट हेल्थ अपनी जगह है, फूड अपनी जगह है, पर आपका वो जो हीट हो रहा है वो अगर आप उसको पानी में रखना शुरू करें, उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी जाएगा। तो बहुत सारे हाइड्रोथेरेपी पे बहुत सारे हमारे एंशिएंट साइंस और डॉक्टर्स हुए हैं, जर्मनी में भी और इंडिया में भी, और महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारा इस पे लिटरेचर लिखा है। तो हिप बाथ ले करके, कोल्ड हिप बाथ, कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी, तो ठंडे पानी के बहुत तरीके के स्नान आपको बहुत सारी बीमारियों से ठीक करते हैं। अच्छा, किसी के घर में अगर आजकल तो वॉशरूम्स छोटे होते हैं, आपने कहा भव्य, अब जिनके तो घर बन चुके हैं, बाथरूम छोटे हैं, दिल्ली मुंबई में नहीं इतनी स्पेस है, तो वहाँ पे अगर कोई बाथटब नहीं इंस्टॉल कर सकता है, तो यू मीन टू से कोई भी ऐसा प्लास्टिक का भी मतलब टब हो जिसमें आप बैठ सको और वाटर, और देखिए पोर्टेबल आते हैं आजकल, है ना, जिनको आपने फुला करके आपने बनाया, और पानी का इस्तेमाल किया, आप उसमें लेटे रहे, स्पाइनल बाथ ले लिया, ठीक है, पूरा फुल वार्म बाथ या कोल्ड बाथ लिया, उससे बॉडी को क्या ना, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो अगर आप ब्रेथ बाहर नहीं ले पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो पानी के अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन भी मिल रही है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, तो पानी में जाके आप दोनों का ही सम्मिश्रण है। ऐसे भी हमारा शरीर कहा ही जाता है कि 70% पानी से बना है, तो जब आप पानी में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके अलाइन होने लग जाती है वाटर एलिमेंट पाकर। ग्रेट,
बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो नेचुरोपैथी है, जो ये सिस्टम ऑफ हीलिंग है, मैं इसको सिस्टम ऑफ हीलिंग ही बोलती हूँ, इसका सक्सेस रेट अगर मैं बोलूँ इन रिस्पेक्ट टू अदर पैथीज, या मैं ये ना भी बोलूँ तो जो भी लोग आपके पास आते हैं, लेट्स से 10 लोगों में कितने लोगों को ये सक्सेसफुल रिजल्ट देता है या अच्छा रिजल्ट देता है? कितने लोग हील हो जाते हैं? मुझे तो लगता है 100% हील होते हैं। वही नहीं हील होते जो डरे हुए आते हैं, जो क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि वो पहली बार आए हैं। हाँ। तो वो कंपेयर करते हैं कि भाई एलोपैथ में तो टैबलेट खाएंगे और दर्द में आराम मिल जाएगा, पर हमारे पास किस स्थिति में आए हैं, कितनी दवाएं खा के आए हैं, उम्र क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप जानते हैं कितना बढ़ रहा है। हमने बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, जो 24 से 30 साल वाले बच्चे आए, वो स्टेरॉइड खा रहे थे, वहाँ पे पीजीआई की रिपोर्ट थी कि ताउम्र उनको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, वो 100% ठीक है। आज भी 5-6 सालों से हमारे पास मिलने आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे सरप्राइज्ड। जबकि मैं जब उनसे काउंसिल की तो मैंने कहा कि आपको 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे नेचुरोपैथी को, विद इन अ मंथ। ईशा जी, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक उनको लगा कि दवाओं की जरूरत नहीं है, इंजेक्शंस की जरूरत नहीं है, स्टेरॉइड की। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लगता है कि रिजल्ट इसलिए आए क्योंकि वो बच्चों का उम्र कम था, दवाएं या इंजेक्शन लेते हुए समय कम हुआ था, बॉडी का जो वाइटल फोर्स होता है, जीवनी शक्ति, वो अच्छी थी। अब एजिंग के साथ साथ आप बहुत सारे डरे हुए भी रहते हैं, आप इकोनॉमिकली वीक होते हैं, पैसा नहीं खर्च कर पाते, और ट्रस्ट डेवलप नहीं होता कि जब इतनी बड़ी बड़ी दवाएं नहीं कर पा रही हैं तो नेचुरोपैथी क्या करेगी। और क्या है ना, पेशेंट को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर वहाँ पे कमी है, अगर मैंने जो लिखा है तो ठीक तो वही होता है कि अगर हमने कहा अभी छींकना है और वो छींके, तो भले ही भी डॉक्टर्स आर बैड पेशेंट, बट अगर पेशेंट आकर के पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से फॉलो करता है डॉक्टर को, है ना, चिकित्सक को, तो वो ठीक होता है। तो यहाँ पे ये एक चीज काम करती है। जैसे होम्योपैथ में भी मीठी गोलियां ही सिर्फ दे दी जाएं और ठीक हो जाता है इंसान, तो ये, हाँ बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं। दैट मीन्स सक्सेस रेट अगेन ना पद्धति पे डिपेंड करता है, ना चिकित्सक पे डिपेंड करता है, इंसान के खुद पे डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल, मतलब कितनी जल्दी अपने आप को हील करना चाहता है, कितने पॉजिटिव होके आया है, कितना होमवर्क कर रहा है, कितना बिलीव है उसका उस पैथी पर। आपके मिलने और बोलने से भी डेवलप होगा, बट उसके पहले उसके अंदर कितना बिलीव है, एंड उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कि वो कितनी मेडिसिन खा के आया है। राइट। आजकल के टाइम में बहुत सारी बीमारियां जैसे राइस पे होती हैं, तो इसमें बड़े सारे पुराने लोग या बड़ी सारी महिलाएं, घर की महिलाओं को कहा जाता है कि घर की डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, तो जब भी कोई एलिमेंट आता है, कोई इशू आया, कोई सर्दी जुकाम की दिक्कतें आई, तो वो कुछ नुस्खे बताती हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप घी के साथ नमक मिलाकर चेस्ट पे रब कर दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये इनको हम संज्ञा देते हैं दादी नानी के नुस्खे या होम रेमेडीज़ हम बोलते हैं। तो नेचुरोपैथी में या प्राकृतिक चिकित्सा में आप इसको कितना महत्व देते हैं? आपके हिसाब से कितना कारगर है? पूरा भी नहीं देती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ इन 50 सालों में वो एग्जैक्टली उसी तरह कन्वे नहीं हो पाया जैसे हमारा धर्म नहीं हो पाया। राइट। मूर्ति पूजा पे ज्यादा हो गया और जो हमारा शिद्दत से ध्यान साधना थी वो कहीं विलुप्त होती चली गई। राइट। जिसके कारण हमने ध्यान धारणा समाधि बनाई, तो इसी तरह ठीक जो चिकित्सा थी ओरिजिनल वो नहीं रही और वो नुस्खे में कन्वर्ट हो गई। तो हमें ज़रूरत है कि उसको उसी रूप में देखने की। जैसे फॉर एग्जांपल जब सर्दी जुकाम खांसी होता है तो ये दादी माँ के नुस्खे हैं कि आपको अदरक चबानी है, मुंह में रखनी है, या चाय पीनी है काढ़े की मसाले वाली, राइट, और पैरों को गर्म पानी में डालना है, ये नुस्खा था। फिर वो धीरे धीरे गर्म पानी में तो डाला पर पैर चलाते रहे, ठीक, फिर वो पेडिक्योर हो गया, वो पैर ही साफ हो रहे हैं, जुकाम खांसी नहीं जा रहा। अभी उसको थोड़ा और रिसर्च किया गया, चिकित्सा पद्धति का नाम दिया गया, और जब हमने उसको गुनगुने पानी में डलवा के पानी के टेम्परेचर को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, धीरे धीरे साइड से पानी बढ़ाया, बॉडी को कवर कर लिया, वार्म करा, सिर पे थोड़ा ठंडा पानी डाला, तो वही पता चला कि आपका बीपी भी मैनेज कर रहा है, कंजेशन भी दूर कर रहा है, प्रॉपर तरीके से हीलिंग भी हो रही है और क्योर के साइड भी है। अगर थोड़े ज़्यादा समय तक चलते हैं तो क्योर होता है चीज़ें। तो आप ये सोचो कि वो जो नुस्खा रह जाता आज उस पे मोहर लग गई वैज्ञानिक रूप से। Exactly. इस पे काम करने की ज़रूरत है जो नहीं कर रहे हम। क्या अभी आपने एक नुस्खे की बात करी, तो मैं चाहूँगी कि आप
हमारे जो भी दर्शक हैं उनको भी इसके बारे में बताइए। ये जो भी आपने बताया कि आपने पैरों को पानी में डाला जी, उसको स्टैटिक रखा, हाँ, पानी का टेम्परेचर समवेयर अराउंड 42 डिग्री धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे हाँ, बढ़ाया। आप डाल पाओगे तो 2022 में, हाँ, राइट, हाँ, ल्यूक वार्म, हाँ, और फिर उसमें आपने साइड से धीरे धीरे पानी को धीरे-धीरे से बढ़ाया बढ़ाया। और एक ब्लैंकेट को ले लेंगे और उससे बॉडी को कवर कर लेंगे, तो आपका बकेट और पैर अंदर रहेंगे, तो बॉडी एक स्टीम्ड बन गई ना, कवर हो गई। इसके साथ में क्या करना है, थोड़ा पानी पीजिए और सिर पे पानी स्प्लैश करना है। ओके, ठंडा पानी, ताजा पानी, राइट, जिससे कि जो बॉडी का हीट है वो सिर पे ना चढ़े। सिर पे ना चढ़े। इसको हम लोग कहते हैं पैरों का गर्म नहान, हॉट फुट बाथ। क्या हो रहा है इसमें, पैरों में वैसोडाइलेशन हो रहा है जब आपने गर्म पानी में डाला और लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसोडाइलेशन होने से कैपिलरीज फैल गई और अपर बॉडी का जितना प्रेशर था, एक्युमुलेशन था, वो सब नीचे आ गया। तो चेस्ट में कंजेशन हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, शोल्डर पेन हो, सर्वाइकल है, स्ट्रेस है, हेडेक है, सब में आराम आता है। जुकाम, हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये आराम से घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इससे कहाँ पे रिलीफ मिलेगा? आपके देखिए नीचे क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है, अपर बॉडी पार्ट से जितना ब्लड है, एक्सेसिव ब्लड है, टॉक्सिन्स के रूप में वो नीचे आएगा, तो आपका चेस्ट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सब में आराम आएगा। हाई बीपी में प्रॉब्लम आएगा, मतलब आराम आएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जो आज की जितनी बीमारियां हैं, हाँ, और कोल्ड एंड कफ, स्नीजिंग, हेडेक, स्ट्रेस, माइग्रेन, एलर्जी, सब में। एंड सेकेंडली क्योंकि पैर नीचे हैं तो आपका नी पेन, काफ मसल पेन, एंकल पेन, इन सब में भी आराम आएगा। कितने टाइम तक करना अच्छा रहेगा? मतलब ये ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होता है और आप इसको जैसे अभी लगातार कर रहे हैं तो 10 डेज 15 डेज ऐसा लगातार करेंगे, अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद नहाना जरूर है क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, बॉडी हीट हुई है और आप एकदम से एसी में जाएंगे तो नुकसान करेगा। तो इसके बाद आइदर आप स्पॉन्ज कर लें और दूसरे कपड़े पहन लें, आइदर नहा लें। अब इसमें गलती क्या होती है ईशा जी कि लोग सिर पे पानी ताजा स्प्लैश नहीं करते, ठीक, अब बॉडी की हीट बढ़ जाती है। नेचुरोपैथी में एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर की पहचान है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, ठीक है, और हम सब उल्टा करते हैं। तो हमेशा पैर क्योंकि गर्म में ही थे, पेट को जब गर्म हो तो ठंडा करिए, ठंडा है तो गर्म करिए। हमेशा ऐसे होता है ना, ठंड लग गई है चलो सिकाई कर लो, और कभी बहुत गर्म है तो ठंडी पट्टी रखो, तब भी आराम मिलता है, चाहे फीवर चढ़ा हुआ हो। और सिर को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। तो हमारी किसी भी चिकित्सा में जब आप गर्म चिकित्सा ले रहे हैं तो सिर पे आपको ताजे पानी का स्प्लैश करना चाहिए या टॉवल रखनी चाहिए। अच्छा, वो जो कोल्ड आइस बैग्स आते हैं वो भी रख सकते हैं? कोल्ड आइस बैग, ठंडे पानी का बैग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ। मतलब आप गीला कपड़े में कोल्ड बांध के रख सकते हैं या इधर गीला कपड़ा भिगोया और आपने सिर पे रख लिया, स्प्लैश कर लिया। ओके, ग्रेट। ये तो बड़ी अच्छी रेमेडी है इतनी हमारे सुंदर सी के लिए, और इसमें ना किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है, ना आपको किसी के पास जाना है। ये फ्री की एडवाइस है और इसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है। सिर्फ इस वीडियो और पॉडकास्ट को आपको ध्यान से सुनना है और मैम को फॉलो करना है। तो ये चीज़ें फॉलो करके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो नॉर्मल डे टू डे इश्यूज़ हैं, उसको हम बड़े ही नेचुरल तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और किसी भी साइड इफेक्ट के बिना। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही जबरदस्त चीज़ है। थैंक यू। नहाने के पहले आप 15 मिनट पैर डाल लें, 42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, बढ़ाते बढ़ाते फिर आपने नहा लिया। अच्छा, कोई इंसान अगर हेल्दी है, उसको कोई इशू नहीं है और हर दिन वो नहीं कर सकता क्योंकि भाग दौड़ ज्यादा है, तो हफ्ते में एक दिन भी अगर रेगुलर बेसिस पे कर बिल्कुल अगेन, तो फिर जो लोग बहुत ज्यादा वर्किंग हैं और नहीं हर दिन समय मिलता है, वीकेंड्स मिलते हैं, तो आप वीकेंड्स पे भी अगर ये कर सकते हैं तो आप और अच्छी हेल्थ की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ और जो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है वो है सप्लीमेंट्स के बारे में। लोगों को बड़ी भ्रांतियां भी होती हैं, बड़े कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, कुछ लोगों को बड़ी ज़रूरत लगती है, कुछ लोग इसका बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं। बाय सेइंग सप्लीमेंट्स आई मीन स्वास्थ्य पूरक आहार, जो कि ऐसी चीज़ें जो इंसान के पोषक तत्व जो बॉडी में इंटेक है उसको बढ़ाएं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? नेचुरोपैथी से अलाइनमेंट में अगर हम देखें या ऐसे भी देखें तो नेचुरोपैथी में इनका सप्लीमेंट्स का कितना रोल होता है? पहले तो ईशा जी, जब हम कोई भी सप्लीमेंट या किसी चीज़ को ऐड ऑन करते हैं, बाहरी चीज़ को, तो हल्कापन आता है। हल्कापन इन द सेंस कि जहाँ से आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से है, उस रूट लेवल पे आप पहुँच नहीं पाते, राइट। तो पहले तो शुरुआती दौर में आपको अपना जीवन शैली में परिवर्तन, जिसको भी आप गाइड कर रहे हैं, वो खान पान में परिवर्तन, फूड
जो आप ले रहे हैं नेचुरल, उससे अगर आप बात बन जाती है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है तो आपको साथ में ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और वो व्यक्ति इतना भाग रहा है दुनिया में, या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा पुअर है कि वो उससे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप साथ में प्राकृतिक चिकित्सा करते करते हम कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स उनको बोलते हैं। प्रिकॉशन यही है कि 3 महीने बाद आप चेक कराएं। अगर आपका बॉर्डर लाइन सारी चीज़ें आ गई हैं तो आप उनको मेंटेन रखने के लिए उनको छोड़ें और फर्दर टेस्ट कराते रहें। बहुत बार ऐसा होता है ना, एक बार थायराइड की दवा लिख दी, दोबारा ना जागरूक ही नहीं है मरीज, वो तो हम कब से खा रहे हैं, 100 mg की दवा खाई जा रहे हैं। अरे कभी किसी कंडीशन में बॉडी स्ट्रेस में रही होगी और TSH बढ़ा हुआ आया होगा, लाइक जैसे प्रेगनेंसी है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसर हमारी जिंदगी में हैं, बट हम हमेशा खाते रहते हैं उसको, कभी ध्यान ही नहीं देते। मैं ये भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंट्स का भी कई बार अनअवेयरनेस है या वो इसको ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी ऐसे इतनी जल्दी दवाएं चलाते ही नहीं है। जैसे अगर थायराइड की दवा है या ब्लड प्रेशर की दवा है तो वो अगर एक बार बढ़ा आ रहा है, 2 बार बढ़ा रहा है, तो वो उसको कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं कि 45 डेज आप चेक करो। अगर फिर भी बढ़ाता है तब वो मेडिकेशन देते हैं और वो बोलते हैं कि आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप आइए। पर लोग कई बार इतने इग्नोरेंट होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई, उनको बिल्कुल मेरी दिक्कत डॉक्टर से तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पेशेंट को अवेयर होने की जरूरत है। हर जगह प्रॉब्लम, मुझे ये लगता है किसी भी पैथी, किसी भी चीज में कोई भी समस्या नहीं है, हर चीज समय काल परिस्थिति के हिसाब से है, या देश काल परिस्थिति किस समय आपको कौन सी चिकित्सा पद्धति करनी है। एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, आप जाओगे एलोपैथ के पास। इमरजेंसी आपको किसी चीज की है तो आपको उसकी जरूरत है। पर जैसे आपने भी थायराइड के बारे में कहा, अब यहाँ पर जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, सप्लीमेंट जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स है, लाइक वे सपोज करिए आंवला की बात करते हैं, ठीक है, आंवला एक सर्टेन सीजन में होता है, जस्ट बिकॉज उस समय एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को अच्छा होने की जरूरत है। तो आज के समय में आंवला पाउडर, आंवला जूस के नाम से बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। लाइक वाइज आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, हमारी सब्जियां नहीं खा रहे हैं बहुत। बट उसके साथ जैसे आप आंवले की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अब जो बीमार है उसको हमें लंबे समय तक देना है, तो हमें उसको सप्लीमेंट पे डालना पड़ेगा कि भाई अभी नहीं तो पाउडर आ रहा है, पाउडर नहीं तो इस तरह से आ रहा है जूसेस के फॉर्म में, तो वो लेना पड़ेगा। शिखा जी, आजकल के टाइम में गट हेल्थ के ऊपर बहुत बातें होने लगी, अभी बहुत जल्दी इनके बारे में बड़ा फोकस होने लग गया है, गट हेल्थ या जो आपका पाचन तंत्र है इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं नेचुरोपैथी में, आप उसको कैसे डील करते हैं? देखिए, बेसिकली अगर हम ये कहें कि 2 ही सिस्टम प्रॉब्लम में है, आइदर गट, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आइदर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो 2 ही सिस्टम हमारी बॉडी को चला रहे हैं। गट हेल्थ का प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फास्ट फूड बढ़ा है, लाइफस्टाइल फास्ट है, जो माइंडफुल ईटिंग है वो नहीं है, एब्सेंट है वो, क्योंकि समय नहीं है। तो हम, और मंचिंग ज़्यादा बढ़ी है, चबाने का समय नहीं है, तो हमें बहुत ही कुक्ड और क्रीमी चाहिए कि फटाफट अंदर चला जाए। तो सारी चीज़ें, और जो एक और गलती हम लोग कर रहे हैं, फूड के साथ साथ ड्रिंक होना चाहिए। अभी मैं ये इसी बारे में आपसे मैं कहने वाली थी कि जंक फूड तो खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो उसके साथ कॉम्बो में ड्रिंक चाहिए, वो बहुत गलत है, वो कॉम्बिनेशन गलत है, राइट। तो एक बार को आपने गरम खाना खा रहे हो, साथ में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो या मिल्क सब्स्टिट्यूट्स ले रहे हो, तो वो इरिटेट कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। आप खा रहे हो जंक तो ठीक है, आपका सलाइवा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हजम करेगा ना, तो अलग अलग टाइमिंग्स होने चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि जो स्टैटिक लाइंग और वॉकिंग कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। मतलब आप बैठे हो तो बैठे ही हो 11-11 घंटे, राइट। आप IT सेक्टर के व्यक्ति से पूछो, 9 घंटे 10 घंटे वो काम कर रहा है। तो हमारा शरीर ऐसे बैठने के लिए नहीं बना ना। तो आपका वॉकिंग, या किसी से पूछो तो हमने तो सुबह से 2 कदम नहीं चले हम, तो कैसे डाइजेशन अच्छा होगा, राइट। या कोई खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा है तो बैठा ही है, या कोई आराम कर रहा है तो आराम ही कर रहा है। तो ये जो बैलेंस करना चाहिए ना चारों पोजीशंस को, तो ये आपको पहले मेंटेन करना चाहिए। फूड भी इसके बाद आता है। आप लाख सात्विक खाना खा लो, बट अगर आप बैठे हुए, अभी हमारे पास 1-2 और इस तरह के फोन्स आते हैं जो लाइक पुजारी हैं, प्रवचन देते हैं या भगवत गीता पढ़ाते हैं, वो भी प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि उनका जब हमने शेड्यूल जाना तो वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं, बैठे ही बैठे हैं, लगातार उनकी क्लासेस हैं, सेशंस हैं।
हाँ पूजा पाठ वाली, लेकिन अगर आप हर डायमेंशंस को मीट आउट नहीं कर रहे तो आप हेल्दी नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी खा लें, तो हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन है, फूड की अपनी लिमिटेशन है। आप कहो कि आप बहुत ही सात्विक खा लें, थोड़ा खा लें, सारी चीज़ें कर लें, पर अगर आप चल नहीं रहे हैं तो आप उतना भी तो नहीं पचा रहे। देन आप हर वक्त मंचिंग कर रहे हैं, आप फास्टिंग नहीं कर रहे, जो उपवास हमारी पुरानी प्राचीनतम पद्धति थी। तो वहाँ पर मैं आपको एक श्लोक समझाना चाहूँगी, आहारम पचति सीखी दोषाम आहारम वर्जिते। जैसे जो जठराग्नि है वो हमारी आहार को पचाती है, पर जब हम आहार ना खाएं अगर तो भी जठराग्नि है, तो वो क्या करेगी, दोषों को पचाएगी। दोष क्या है हमारे, जो एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं जो नहीं पचे उनको पचाएगी। तो हमें बीच बीच में उपवास करना चाहिए। जब हमने कुछ भी खाना नहीं डाला तो हमारी जो जठराग्नि है वो उसको जो बचा हुआ कचरा है ना उसको साफ करेगी। काम तो करेगा ही सिस्टम, हर वक्त कर रहा है। तो हमें समय समय पर लंबा उपवास, छोटा उपवास, एक दिन का उपवास, एक टाइम का उपवास, ऐसा करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम इस तरीके की ग्लोबल नवरात्रि फास्टिंग करते हैं। हाँ, मैं उसके बारे में आपसे भी जानना भी चाह रही थी कि ये क्या है एग्जैक्टली। 6 वर्ष पहले हमारा जब अपना प्रेगनेंसी फैट बढ़ा हुआ था तो हमने सोचा, हमने उपवास तो सीखा हुआ है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति है, तो इसको मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं अपने जहाँ से किया, मैंने आरोग्य मंदिर जहाँ मैंने आपसे बात की, तो डॉक्टर साहब से बात करके, विमल मोदी जी से, मैं करती रहती थी कि मैं उपवास पे हूँ, अभी तो बहुत तेज भूख लगी है, कैसे रहना चाहिए, मुझे पानी पे रहना सीखना है। तो थोड़ी थोड़ी उनकी गाइडेंस में मैं कभी तोड़ती थी, कभी रहती थी, पर मैंने अपने चेहरे पर जो फ्लबी फैट आता है, बेबी फैट है या प्रेगनेंसी का फैट शोल्डर्स पे, थाइस पे, उसको कम होता हुआ पाया। साथ में वजन तो ठीक है, जितना कम किया बढ़ा, पर वाइटैलिटी, जो वाइटल फोर्स होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट पाया। और हर फास्टिंग के दौरान और कम रिडक्शन पाया, यूथफुलनेस में तो पाया ही पाया। फिर मैंने एक शुरू किया कि मैं इसको और अच्छा से कर पाऊँ, तो हमने लोगों को ग्लोबली कनेक्ट किया 6 साल पहले कि हम हर नवरात्रि ग्लोबली लोगों से जुड़ेंगे। तो हमारे पास बाहर के कंट्रीज़ के लोग और हमारे लोग जुड़ने लग गए। तो अभी जैसे हमने ये नवरात्रि किया, तो इसमें हम रोज़ एक दिन पहले लाइव आते हैं, लाइव सेशंस देते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे लें। जैसे बॉडी को भी ट्रेंड करना रहता है। जैसे जो चुगली करने वाला इंसान है ना, उसको चुगलखोरी अच्छे लगेंगे, तो आप उन्हीं के पास जाओगे, क्रेविंग हो रही, भाई उस सहेली से नहीं मिले क्योंकि वो फ्रेंड तो हमारी जैसी बातें करती है, तो खाना ही नहीं हजम हो रहा, नींद नहीं आ रही। इसी तरह हमारा बॉडी, इतना कार्ब्स हम खा रहे हैं कि वो डिमांड करता है कार्ब्स की, उसको आदत हो जाती है। आज आप बाहर का खाना खा रहे हो, इतना सारा खाना खा रहे हो, कल हम कहें कि नहीं प्लेट खींच ली, अब आपको आज तो फास्ट है, नहीं कर सकते। फिर आपको हेडेक होगा, सीवियर प्रॉब्लम होगी, वोमिटिंग होगी, और उसके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए एक तो फेथ होना चाहिए कि वाकई उपवास फास्टिंग काम करती है। दूसरा क्या है कि आप जब इस तरीके से करते हैं, ट्रेंड करते हैं बॉडी को, तो पहले दिन आपने फ्रूट्स पे रखा, दूसरे दिन आपने जूसेस पे रखा, अब बॉडी बिल्कुल खाली हो रही है धीरे धीरे, जो टॉक्सिन्स थे वो भी पच रहे हैं धीरे धीरे। अब थर्ड डे आपने वाटर फास्टिंग कराई, नारियल पानी पे रख लिया, जैसा जिसका सहूलियत हुआ। हमारे पास मुझे लग रहा है कि 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 92 ईयर्स के लोग भी जुड़े हुए थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझ बूझ के किया, तो बहुत हैप्पी हैं वो कि हम पहले ऐसे फास्ट रख लेते थे तो बड़ा सारा प्रॉब्लम आता था, अभी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है, बड़े सारे लोगों का कहना होता है कि जिनकी पित्त प्रधान बॉडी है, ऐसा उनका कहना होता है, तो उनका कहना होता है कि अगर मुझे भूख लगी या सुबह से मैं थोड़ा खाली पेट रहा या रही, तो मुझे बहुत एसिड बनने लगता है, फिर चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो हाउ टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ कंडीशन? वात, पित्त और कफ तीनों ही इम्बैलेंस हैं, ऐसा नहीं है पित्त प्रधान बॉडी है, ठीक है। तो अगर हम फिर से पाचन तंत्र पे ध्यान ले जाना चाहेंगे कि पहला प्रॉब्लम हुआ कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, आपने कभी चूर्ण खाया, कभी कुछ, सिस्टम को ठीक नहीं किया, तो कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हुआ, गैस बननी शुरू हुई। कॉन्स्टिपेशन अपनी जगह है, पर थोड़ा मोशन होने पे हमें एहसास है कि मोशन तो हो रहा है, ठीक है, बट गैस्ट्राइटिस बननी शुरू हुई, गैस्ट्राइटिस नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ, और गैस्ट्राइटिस को हमने ऐसे ही हैंडल किया, हल्का फुल्का, कभी चूर्ण कभी कुछ, तो गैस्ट्राइटिस धीरे धीरे एसिडिटी में कन्वर्ट हो गई, बर्पिंग होने लग गई। हाँ, तो अब वो अम्ल पित्त बनने लग गया, पर उसकी बेसिक रूट को पीछे जाओ तो वो कॉन्स्टिपेशन ही है ना। अब एसिडिटी आगे चलकर अल्सर बन गई,
अल्सर आगे चल के अल्सरेटिव कोलाइटिस बन गया। तो अगर हमें वहां से ठीक करना शुरू करना है तो हमारा रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन ही है, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ा है, 3rd स्टेज है, तो हमको वो दिख रहा है। तो वो भी उपवास कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी करते हैं धीरे धीरे, वो कहते हैं कि मैं तो एसिडिटी का पेशेंट रहता था, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी हम उपवास करेंगे। लेकिन सही तरीके से किया हुआ उपवास आपके सिस्टम को ठीक करता है, और जब आप सिस्टम को ठीक करते हैं तो वात पित्त कफ आप तीनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। राइट। हम लोग अभी गट हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, तो गट हेल्थ में जैसा कि हम लोग माइक्रोबायोम की बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रोबायोम है जिसमें गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं और उनका एक बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, लाइक गुड का ज़्यादा हो गया तो बॉडी इज़ गुड, आपका गट हेल्थ अच्छा है, या आपका बैड का ज़्यादा हो गया तो अगेन बॉडी के लिए बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस, बहुत सारे पेट से रिलेटेड समस्याएं आने लगती हैं, या लीकी गट की प्रॉब्लम हो गई। तो अब जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो क्या ये फास्टिंग या नेचुरोपैथी सिस्टम्स इस गट हेल्थ को या गट माइक्रोबायोम को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? फिर अगेन जिस व्यक्ति का हो रहा है उसको अगर हम समझें तो रूट लेवल पे समझें कि वो स्ट्रेस ज्यादा है, वो रात भर जग रहा है कि क्या कर रहा है ना, मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहा है, या ज्यादा मंचिंग कर रहा है, या ओवर ईटिंग कर रहा है, या एसिडिक फूड ज्यादा है। बहुत बार ऐसा होता है। अभी पास्ट कुछ एक यंग लड़की आई थी 26 ईयर्स की, जॉब भी कर रही थी, उसके पूरे एक्ने और पूरा एसिड पूरा मुंह में भरा रहता है, ऐसा उसने कहा। मैंने उसको पहले भी देखा था, तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही सुंदर था, ऐसे कैसे? तो उसने जब प्रॉब्लम बताई तो जैसे जैसे हमने उसके पेट को ठीक किया वैसे वैसे चेहरा साफ हो गया। राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो उसने मुझे बताया कि 20 डेज से लगभग हम बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और हम सिर्फ बाहर का खा रहे हैं और फास्ट फूड ही खा रहे हैं। तो फास्ट फूड के कारण ऐसा हुआ, तो हमें उसको ठीक करना है। नो डाउट नेचुरोपैथी में एनिमाज हैं, मिट्टी की पट्टी है, जो कटी स्नान की बात की, हिप बात है, उसने सपोर्ट किया। हमने उसको ठंडे पानी के टब में बिठाया एंड एनिमाज भी दिए और लिक्विड डाइट सजेस्ट की। हमने उसको 3 दिन तक कम से कम नारियल पानी, अनार का जूस, मीठे फलों का सेवन, एसिड क्या पित्त गर्मी से हुआ, हाँ, और जो टॉक्सिक खाना खाया वो तो अलग ही, उसके लिए बॉडी को रेस्ट दिया। और पित्त था तो ठंडी चीजों की तरफ ले गए, ठंडा और मीठा, उसने ठीक कर दिया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप समझ करके खुद भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, पर शर्ते रूट लेवल पे करना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी बजाय कोई और आता और वो कहता कि हाँ, एक और बच्चा आया कि सब तो ऐसा करते हैं, मैं तो रात भर सुबह ही सोता हूँ 4 बजे। क्या करते हैं भाई? गेमिंग का शौक है तो वो रात में ही शुरू होता है। एनाल इचिंग हो रही है, यंग बच्चे, बट उनको लगता है वो हमारी सही लाइफ स्टाइल है। जब हमने बहुत प्रेशर देके उनकी लाइफ स्टाइल को नेचर के साथ कनेक्ट करके रिक्वेस्ट करके ठीक किया कि अच्छा कुछ दिन करके देखिए, तो वो शॉक्ड थे, प्रॉब्लम दूर हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। हाँ, तो एग्जैक्टली आजकल के टाइम में आप मतलब मैं तो अक्सर देखती हूँ कि नींद की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। स्ट्रेस में है वो तो एक पार्ट है कि उसमें तो नींद की प्रॉब्लम आ जाती है, बट ये जो बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक जगना है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, पूरी पूरी रात स्क्रीन पे होना है, तो इसकी वजह से पूरा बॉडी के रिदम डिस्टर्ब है, मेलाटोनिन का सेक्रेशन पूरा डिस्टर्ब है और नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो यूथ है उसके लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि भाई मॉडर्नाइजेशन इज़ गुड आपको, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ इट्स नॉट गुड। तो मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, आप सब कुछ करिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करिए, बट उसके लिए अगर आपकी हेल्थ जा रही है तो वो बड़ा ही घाटे का सौदा है। और कोशिश करिए कि प्रायोरिटी आप अपनी हेल्थ को दीजिए, क्योंकि इसी हेल्थ के, इसी शरीर के साथ ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं मैम, हमारे दर्शकों के साथ आप कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स ज़रूर शेयर करिए जो लोग आपके पास आए, ऐसे कोई क्रिटिकल पेशेंट्स या कोई भी ऐसे पेशेंट्स जिनको कि नेचुरोपैथी सिस्टम फॉलो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसे तो लंबी लिस्ट है, 22 साल का अनुभव रहा है, बट कुछ ऐसे जो अप्रत्याशित रूप से ठीक हो जाते हैं। राइट। तो एक हमारी क्लिनिक में बैठी थी मैं, एक बूढ़ी अम्मा होंगी 79 से 80 के एज में। उनको कोई लेके आता है पकड़ करके और बोलता है कि ये 1 महीने से लोग बंधु में एडमिट हैं और अब हमको समझ नहीं आ रहा है, आप देखो। हम लोग घूमने जा रहे थे, तो बस शाम की फ्लाइट थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि इनको तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। मतलब बड़ी बात होती है ना, 1 महीने से कोई एडमिट है उम्र की इस पड़ाव पे। हमने जो भी कुछ उनको देख के समझा,
उनको मैंने लिखा कुछ कुछ पर्चे पे और भेज दिया। मैंने कहा इनको नारियल पानी पे रखिए, ये भोजन खिलाइए, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इनको सर्वाइकल है तो मैंने एक्यूप्रेशर में मेथी की स्ट्रिप सजेस्ट की और अपनी भाषा में उनको इनहेल एक्सेल सही तरीके से करना बताया। 4-5 टिप्स मैंने दिए होंगे बस, और मैं भूल गई। 5 दिन बाद हमने उनको बुलाया जब हम आने वाले थे, और मुझे लगा नहीं कि वो आएंगी। मैं 5 दिन बाद जब गई तो मैं भूल चुकी थी। जब वो आ रही थी तो मुझे लगा अरे ऐसा वाला था ना कि पता नहीं क्या हुआ, और वो आप मानोगे नहीं, वो मेरे पैर छूने लग गई कि तुमने मुझे जीवन दान दे दिया। मैंने कहा क्या हुआ? अब मैं तो पार्क के 2 चक्कर लगा के आई हूँ। अच्छा। मैं शॉक्ड। मैंने कहा आप मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। मैं ईशा जी मुजबानी बात करती नहीं। वो शायद मेरा साइंस पढ़ने का एक फ़ायदा है कि मैं पेपर वर्क बहुत करती हूँ। आगे और भी करने की इच्छा है। अभी भी मुझे लगता है मैं कुछ कम एनालिसिस रह गया है अभी और भी एक्यूरेसी के साथ करना है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा क्या किया आपने? बस जैसे जैसे लिखे हो रहा है वैसे वैसे किया है। तो वो जो विश्वास है, और एक एक चीज को उनकी बहू ने, जैसे कि आपने नारियल पानी जितने बजे लिखा था उतने बजे खिलाया, जो खाना लिखा था वो खिलाया, और जैसा आपने प्राणायाम बताया था वैसे ये करती हैं। मेथी की स्ट्रिप से उनके गड्ढे हो गए थे और उन्होंने खोली नहीं थी वो। तो सिंपल सा ब्लड प्रेशर और सर्वाइकल का पेशेंट ठीक हो गया। दूसरा एक बच्चा 10 साल का जिनके दादाजी लेके आए प्री ऑरिकुलर साइनस, जो कि बहुत कम होता है, तो उसके कान से पस आता था। मेडिकल साइंस ने कह दिया था हमेशा दवाएं खानी पड़ेंगी और इंजेक्शंस भी देने पड़ते थे, मेडिसिन भी देनी पड़ती थी पस को सुखाने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई इलाज हमने किया नहीं है, और ये 10 साल का बच्चा कितना नेचुरोपैथी डाइट एडॉप्ट कर पाएगा मुझे डाउट है। मैं मतलब अननेसेसरी इसको परेशान करना नहीं चाहती, और यहाँ पर पानी ना जाए इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके दादाजी बिल्कुल जैसे कुछ लोग सरेंडर फ्रेम में होते हैं ना, कि बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा के एकदम समर्पित। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है चिकित्सा पे, आप इसका सिर्फ शोधन कीजिए, डिटॉक्स कीजिए बॉडी को, और हर चिकित्सा पद्धति इसके ऊपर जो भी चिकित्साएं हमारी थेरेपीज हैं, लाइक एनिमा है, मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, भाप स्नान है, सबको दीजिए, और आहार जो आप लिखेंगे वो हम देंगे। तो पस पड़ना मतलब कफ कारक भोजन ज़्यादा है बॉडी में, जितना मैं समझ पाई। तो उसको कुछ ऐसी डाइट लिखी जो उसके लिए कंफर्टेबल हो और कफ ना हो। तो मैंने अनाज थोड़ा कम करते हुए उस बच्चे का मन लगता रहे वैसी लिखी। मड बात से लेके उसने सारी चिकित्सा का आनंद लिया, और सरप्राइजिंग कि 1 महीने बाद वो आज भी 5 सालों से बच्चा बड़ा हो गया है, आता है, दादाजी भी आते हैं, और वो कहते हैं तब से कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सोचिए वो अभी बच्चे, मतलब बच्चों को अगर आप ठीक करते हैं तो वो उनके लाइफ में, उनके दिमाग पे वो इम्प्रेशन लाइफ टाइम का होता है, और मुझे लगता है किसी को जिंदगी दे पाए। बिल्कुल। एंड सेकेंडली अभी जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात मैं कर रही हूँ, जो कि हाइपर एसिडिटी के कारण होती है। अगर आप एसिडिटी को ठीक ना करें, पित्त, तो वो आपके शरीर के सारे अंगों को खराब करता है। ठीक है। तो क्योंकि आपका जो ब्लड है वही अम्लीय हो गया, जो ब्लड का पीएच है, और उसने आपकी पूरी बॉडी को खराब कर रखा है। उसमें मैंने देखा जो 24 से 30 साल के बच्चे आए, उसमें पीजीआई की रिपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट थी उनके पास, और उनका कहना था कि आजीवन स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे या 3-3 महीने पे इंजेक्शंस लगते हैं। ऐसे में मैंने उनको 3 से 6 महीने का एक प्लान सजेस्ट किया था और स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने को सोचा था। बट विद इन अ मंथ अमेजिंगली 1 हफ्ते में भाप स्नान लिया, ये लिया, वो बोले कि मैं तो दवाई नहीं लेता हूँ। मैंने कहा कब से नहीं ले रहे? अरे जब से चिकित्सा लेनी शुरू करी, और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही सरप्राइजिंग रिजल्ट कभी कभी आते हैं कि खुद को लगता है मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ, और बहुत कुछ समाज के लिए अभी करना बाकी है, क्योंकि आज ज़रूरत है इस चीज़ की। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है दवाओं की, वहाँ पर ना खाएं दवा, और वहाँ पर आप प्राकृतिक चिकित्सा करके पहले देखें, और साथ में ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगी दवा साथ में चलाने की। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही एक बहुत ही नोबल काम है, और अपने आप को एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाने का तरीका है जी। अच्छा मैम, अब हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ पॉडकास्ट हैं। लाइफस्टाइल में हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप उनको सजेस्ट करना चाहें बहुत इजी वे में, लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करने से, कुछ बेसिक चेंजेस जो हम सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि वो एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अपने आप को लेके जा सके? पानी पीने का टाइम, फल खाने का टाइम, अनाज खाने का टाइम,
ध्यान का समय, हम्म, ठीक है, ये पहले तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब ज़रूर से होना चाहिए। अगर आप अनाज खा रहे हैं तो दिन भर अनाज ही खा रहे हैं, फल नहीं खाए, और फल खा रहे हैं तो पानी नहीं पी रहे, और फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सजा ली डिश, 12 घंटे बाद खाया, हाइपो में बॉडी, और खूब सारा सब ड्रिंक्स भी हैं, एक फूड सवाल भी मेरा है। यहाँ पे ये भी है कि जैसे बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ्रूट चाट बना ली, ठीक है, उसमें कुछ सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, कुछ मीठे फल भी हैं, कुछ सिर्फ पानी वाले फल भी हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल साथ सही में नहीं है। नमक, चाट मसाला, बहुत सारे बिल्कुल स्पाइस, सही नहीं है। बिल्कुल भी सही एक नहीं है एसिडिक फूड, एक है सब एसिडिक फूड, एक है हम्म। न्यूट्रल फ्रूट्स। हम्म, तो तीनों की कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, वैसे तो 1 टाइप ऑफ फ्रूट 1 टाइम, वन टाइम, ठीक है, आप 2 खा लो, 3 खा लो, बट एक ही खाओ। मोनो फ्रूट सिस्टम हाँ, इज अ बट गुड कभी सिस्टम। कभी क्या होता है, जैसे पपाया है, सूट नहीं करता कभी कभी। हाँ, अगर हम उसमें थोड़े से पोमग्रेनेट मिला दें, एप्पल मिला दें, तो अच्छा फील होता है। अच्छा, बड़े सारे लोग पपीते या पपाया के साथ में काला नमक को, मतलब ये पुरानी पद्धति से मैं बता रही हूँ, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं इसको खाते समय थोड़ा सा नमक डाल लो, काला नमक। जी, इज दैट फाइन? वो सही है क्या? देखिए, अव्वल तो मैं यही बात करती हूँ कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, ना तो सलाद में और ना तो फ्रूट्स में। बट स्टिल कहीं कहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप हिमालयन पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, काला नमक है, ऐसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड्स आपकी जैसे अभी जब choice। अमरूद मिलता है तो आप हाँ। देखेंगे कि वो ज्यादातर मसालों के साथ, हाँ, या ठीक मसाले है। या काला बट इस नमक एवरेज में नमक ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो। मतलब पूरे दिन आप फिर हाँ, हाँ। मतलब आपकी क्या टेस्ट बर्ड्स फिर उसी तरह लाइन हो जाती हैं, आप ज्यादा नमक खाने लग मैंने जाते ये भी हैं। सुना है कि नमक और चीनी, ये दोनों ही चीजें किसी भी खाने को एसिडिक बनाती हैं। बिल्कुल, तो जब भी आप किसी अल्कलाइन चीज में जब ये नमक या चीनी मिलाते हैं तो कई बार थोड़ा अमाउंट में तो इट्स गुड फॉर डाइजेशन, बट अगर हर चीज में ये मिल रहा है तो वो उसकी अल्कलाइनिटी को चेंज करके फूड आप acidic खा कर नहीं देता है। पाते नमक बिना, अब आप जूसेस में भी डाल रहे हो, फ्रूट्स में भी डाल रहे हो, सलाद में भी डाल रहे हो, तो आप कितना नमक यूज कर रहे हो, इतनी बॉडी को जरूरत नहीं है। और जो सोडियम चाहिए वो तो हमारे नींबू में भी है, हमारे सब्जियों में भी है, तो उतना ही जरूरत है, और वो नेचुरल फॉर्म में सोडियम है जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होगा अच्छा। तो ये एक खास बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगेन अगर बैठने का काम ज्यादा है तो उनको कुछ देर खड़े रहना चाहिए। ये छोटी सा टिप है जो बहुत सारे लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप 2 घंटे से बैठे हैं, मान लीजिए पॉडकास्ट ही है, और लंबा जाता तो मैं कहती थोड़ा इसको सेट करते हैं, थोड़ी देर खड़े होके पॉडकास्ट करते हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या फोन पे बात करें तो आप टहल के बात कर सकते हैं, walk तो करके बात कर आपके सकते जो हैं। स्टेप्स हैं वो हों, तो वॉकिंग का टाइम है, बैठ कितना देर रहे हैं, बीच बीच में आप खड़े होकर के काम कर लें। लैपटॉप थोड़ा, मतलब 2 तरह का टेबल होना चाहिए आज की कंडीशन को देखते हुए, कि आपने टेबल को सेट किया और आप खड़े, अब आप 1 घंटा खड़े ही रहेंगे, ठीक है, और समहाउ आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, फिर एक पैर पे खड़े हो जाओ, चेंज करते रहो, तो राइट, तो प्रेशर चेंज होगा, अलाइनमेंट चेंज होगा, बॉडी काम करेगी। तो शिखा जी, आपके साथ बहुत सारी बातें हुई नेचुरोपैथी से रिलेटेड, दिनचर्या से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड। एक चलते चलते एक सवाल हम लोगों की तरफ से आपके लिए, आपकी खुद की दिनचर्या कैसी रहती है बीइंग अ नेचुरोपैथिस्ट? हम भी जानना चाहेंगे कि आपकी खूबसूरत त्वचा, आपकी खूबसूरती, आपकी इतनी वाक्पटुता के पीछे आपकी कौन सी दिनचर्या है जो आप फॉलो करती हैं, जिससे मुस्कुराते रहना और ग्रेटिट्यूड रखना, कृतज्ञता, जी, जो सबसे जरूरी है। फिर सुबह उठ के जो उषा पान है हमारा, पानी पीना, वो एक प्राथमिकता रहती है। उसके बाद एक योग सेशन की प्राथमिकता रहती है। योग सेशन से भी मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेस होता है, तनाव आता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप योग सेशन करा रहे हैं, दे रहे हैं, हाँ, तो आपको तनाव आता है। उसके लिए मैं 15 मिनट का ध्यान अपने लिए दिन भर में किसी भी समय वो करती हूँ। वो मुझे थोड़ा बहुत अपने पास रखता है, जो मुझे शायद बताता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो आई ओपनर की तरह समझ लीजिए उसको, वो कभी नहीं छोड़ती। प्लस एक मील और एक फ्रूट मील, ये ऐसा रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 2 मील हमने लगातार लिए, एक भोजन किया है तो दूसरा उसके बाद फल ही थोड़ा खाने। सा एलैबोरेट करके बताइए तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और कि कैसे आप बीइंग अ नेचुरोपैथिस्ट क्या क्या खाते हैं दिन भर में। अगर हम एक दिन का एग्जांपल लें तो सुबह से लेकर रात तक की आपकी खाने का या दिनचर्या क्या रहती है? सुबह तो मैंने बताया कि उषा पान हो गया, हाँ? फिर हमारे भीगे हुए कुछ मेवे रहते हैं,
अच्छा, ठीक है। तो उसमें डिपेंड्स कि हमें तो थोड़ा इस तरफ से पसंद है, जैसे खजूर है, मुनक्के हैं, किशमिश है, बादाम है। तो ये बदल बदल के मैं जैसे बोर भी ना हूँ तो कभी किशमिश भिगो दिए, कभी मुनक्के भिगो दिए। तो क्या सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ भिगो कर भी यूज किया जा सकते हैं? बादाम नहीं भिगोने चाहिए, बाकी आपने भिगोए हैं तो उसका पानी आपको पीना है, धो करके भिगोइए और वो ड्राई फ्रूट्स भी खा लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को टीथ का प्रॉब्लम है तो उसको वो स्मूदी बना सकता है, पर फिर उसको धीरे धीरे खाना है। ड्रिंक्स बना सकता है जो अभी हमने नवरात्रि में पिलाए। देन उसके बाद फ्रूट्स खाते हैं हम, तो फ्रूट्स के बाद फिर आता है मील, तो वो 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है। फिर जैसे तो आपका एक तरह से जो ब्रेकफास्ट का मील होता है दैट इज वो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स। और बीच बीच में क्या है ना, फर्स्ट हाफ तक हमारी कोशिश रहती है हम रॉ पे रहें, मतलब कुक्ड फूड नहीं खाती। बाकी वेरिएशंस हो सकते हैं, बट अगर हम कुक्ड फूड नहीं खाएं, जैसे पोहा कह लीजिए, लोग नाश्ते में लेते हैं, पर मुझे लगता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, वो फूड का ऑप्शन हो सकता है, नाश्ते का नहीं, ब्रेकफास्ट का नहीं। तो ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक रॉ। और बीच में, क्योंकि हमारे क्लिनिक में हम कभी भी दूध, चीनी, पत्ती नहीं रखते, तो आइदर हम काढ़े वाली ड्रिंक्स पीते हैं, आइदर डिफ्यूज टीज पीते हैं, आइदर आपके द्वारा रखी हुई एप्लॉम टीज पीते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है, हेल्थ के लिए अच्छी है। देन उसके बाद फिर जब हमने कहा कि तेज भूख होने पे खाना चाहिए, तो जब जठराग्नि प्रबल होती है, जब हम क्लिनिक से वापस आते हैं, तब हम प्रॉपर फूड खाते हैं जिसमें हम एक ही अनाज को फॉलो करते हैं। लाइक अगर प्रोटीन खा रहे हैं, लाइक राजमे छोले हैं, तो उसके साथ कम कार्ब्स हैं, चावल या रोटी, देन सलाद, ईदर ऑफ द टू, सलाद और चटनी। ठीक इसी तरह अगर हम सब्जियां चावल खा रहे हैं तो सब्जी ज्यादा है। तो ये थोड़ी सी मेरी बाउल में। एक सवाल मेरा भी फिर आपकी बात से निकल के आ रहा है, बड़े सारे लोगों का होता है कि वो सुबह उन्हें जल्दी पूरे काम पे निकलना होता है, तो उनका होता है कि हम एक अच्छी मील मॉर्निंग में लेके निकलें, क्योंकि पूरे दिन फिर हमें भागना है और हमें बीच में खाने का टाइम नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं पे सुनने भी आते हैं ऐसी कहावत कि जो पहली मील है वो बड़ी हैवी होनी चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस, बड़ी रिच होनी चाहिए। हालांकि इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग, ये मतलब एक अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग इंसान के लिए अलग हो सकता है, पर जिन लोगों को सुबह उठते ही नहाने के बाद ही बिल्कुल भीषण वाली भूख लगती है, तो वो क्या करें और उनका फल से काम नहीं चल रहा? ये डिपेंड करता है कि आप बाहर निकल रहे हैं जैसे। हाँ, तो आप 10 बजे प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर खाना खा लो, और दोपहर के टाइम पे आप फ्रूट्स ले लें, एंड इवनिंग में 6 बजे फिर से खाना खा लें। तो ये सबसे ज्यादा नेचुरोपैथी की ये सबसे अच्छी बात है कि आप उसको अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से मतलब उसको चेंज शिफ्ट कर सकते हैं। भाई अगर आपने इंटरवेंशन नहीं किया, जिसकी जरूरत है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है या क्या उसके ड्यूटी आवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सलाह नहीं दी तो फिर वो स्वस्थ नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों का आता है कि फल से तो मेरा पेट नहीं भरता। बड़े सारे लोगों का होता है कि मैं फल खाने के बाद मुझे ज्यादा भूख लगती है। तो जिन्हें ज़्यादा मील की ज़रूरत है या उनको लगता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, दे नीड फूड, तो वो 10 बजे तक पूरा खाना भी खा लें और जो फ्रूट का आहार है वो बीच का रख लें। जी, साथ में मत करें कि हमें फ्रूट खाना है तो खाने के साथ ही फ्रूट हो रहा है। हाँ। खाने के साथ खाना खाएं, फिर दोपहर में आप फल खाएं। एक और भी बड़ा अच्छा सीजन आ रहा है अपना, गर्मी का सीजन। इसमें आते हैं आम और खरबूजे और तरबूज आते हैं। तो लोगों का ये प्रचलन मैं सालों से देख रही हूँ। मैं छोटी थी तभी मैं देखती थी कि खाने के बाद लोग खरबूजे काट के खाने बैठते हैं, जबकि वो पूरा वाटरी फ्रूट है और उसका डाइजेशन नहीं होना है, वो फर्मेंट हो जाएगा, सड़ेगा। हाँ। ऐसे ही आम को लोग खाने के साथ खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं और भरपूर तरीके से खाते हैं। इसके बारे में आप जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये कितना सही मतलब। अगर आम को आप नाश्ते में खाएं, शाम को खाएं, तो बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, बहुत न्यूट्रिशियस है, राजा है फलों का। तो उसको तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं खाना है, पर सही समय पे खाना है। और खाने के बाद तो देखिए कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट फ्रूट है वो, फिर खाने के बाद खा के आपने कैलोरी भी बढ़ा दी। जो कॉम्बिनेशन आपने गलत किया वो तो किया ही, क्योंकि फल का डाइजेस्टिव टाइम और फूड का डाइजेस्टिव टाइम अलग अलग है। तो या इवनिंग में खाएं या मॉर्निंग में खाएं, राइट। उसके साथ ऐसा ना करें, खाने के साथ ना खाएं, ना रात के भोजन के बाद, ना दोपहर के भोजन के साथ। क्योंकि हम लोग ऐसा बताते भी हैं कि आपका खाना 4 से 5-6 घंटे में पचेगा, पर जो फल होता है 45-50 मिनट्स 1 आवर में पचने लग जाता है, फिर वो फर्मेंट करता है। जी, बिल्कुल। तो अगर 5-6 घंटे वो फ्रूट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ा है, वो फर्मेंट हो रहा है, देन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट वो टॉक्सिन्स ही क्रिएट करेगा। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग ये बड़ी अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसको या तो एम्प्टी स्टमक लीजिए या मिडवेज लीजिए। खाने के बाद मीठा फल लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो ट्राई एंड अवॉइड इट। और मैं इसी बात के साथ आप
के साथ पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतनी सारी बातें नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड हमारे दर्शकों को बताई। और मैं आशा करती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि लोग इसको फॉलो करेंगे, जो भी उनके काम की चीज़ होगी इसको फॉलो करके एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अपने आप को अग्रसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।